स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिए गए क्लास 6 से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य क्लास से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। कक्षा 6 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है जिनसे संबंधित प्रश्नों को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल में पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का पिंड, यह सभी खगोलीय पिंड हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। उपर्युक्त सभी सही हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये सभी पिंड खगोलीय पिंड कहलाती हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाली तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से। ऑप्शन बी सही होगा। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जैसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। बताना है कि इन 2 कथन में से कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और दूसरा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। जो सही ऑप्शन इसमें होगा वो ए होगा। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो ये होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो इसमें बताना है कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो ये बुध, शुक्र, मंगल ये तीनों आंतरिक ग्रह हैं। चौथा वाला बृहस्पति नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा। वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं उन चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? तो ये होंगे इसमें बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि, यूरेनस, अरुण। ये सभी बाह्य ग्रह हैं। आंसर यहाँ पर इसमें डी सही है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन है। सौर मंडल में
किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो ये है मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन डी सही होगा। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो ये है नेपच्यून, वरुण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सिरस व 2003 यूवी जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। कथन कारण है जिसमें कथन है पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है तो आंसर इसमें ए सही होगा। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो ये दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो इसमें ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड सभी होते हैं। आंसर यहाँ पर इसमें डी सही है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो ये है शुक्र। ऑप्शन बी सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो ये शुक्र और यूरेनस अरुण हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। शुक्र और यूरेनस का परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सत्य है? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो बुध के पास नहीं है, शुक्र के पास नहीं है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा होगा। आंसर यहाँ पर इसमें डी सही होगा। शनि और यूरेनस के पास में है। हमारे सौर मंडल में बुध एवं शुक्र के पास
कोई चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो ये शनि के पास है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। शनि के चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या 146 है। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 95, मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो यहाँ दूसरा वाला गलत है। सत्य पूछा है तो केवल पहला सही है। ऑप्शन इसमें ए होगा। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और ये है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये हैं आर्यभट्ट। ऑप्शन सी सही है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कथन कारण है, जिसमें कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये तो सही है, लेकिन कारण गलत है, इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सी है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के ही बराबर होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, और ये स्रोत है नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार। जबकि एनसीईआरटी की क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई 1969 है। तो ये 20 जुलाई 21 जुलाई आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नीचे कथन दिए गए हैं, 2 कथन है, बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को आकाश गंगा कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थरों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारे का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं। तो इसे अक्षांश कहते हैं। तीसरा वाला गलत है, बाकी दोनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यहाँ पर आपको मिलान करना है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तर में है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। उत्तरी ध्रुव वृत्त ये स्थित है यहाँ पर उत्तर में 66 डिग्री हाफ, और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये स्थित है यहाँ पर ऑप्शन ए
66.5 डिग्री ये दक्षिण में। तो ये आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा इसमें। यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन में सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री प्लस हाफ डिग्री उत्तर में, उत्तरी ध्रुव वृत्त ये आर्कटिक वृत्त है, और अंटार्कटिक वृत्त ये विषुवत वृत्त के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ये 66 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। तो ये आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध। तो ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध नहीं होता है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, ये भी गलत है। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। तो ये दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त है यहाँ पर, और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये उष्ण कटिबंध नहीं होता, बल्कि ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये जो 3 कथन दिए गए हैं, ये तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये आप अगर चित्र में देखेंगे तो आप इसे आसानी से बुक में समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो पहला सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? जिसे देशांतरी यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यामोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रमुख यामोत्तर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 2 कथन दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों
पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। कथन कार्ड है जिसमें कथन है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है आर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का, ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 24 से भाग देंगे 15 डिग्री, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 15 डिग्री घूमने में समय लगता है 60 मिनट का, 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 मिनट आएगा, अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगता है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे 20 मिनट का, ऑप्शन बी सही है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 20 डिग्री देशांतर बराबर 80 मिनट, तो 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे। भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, इसलिए यहाँ आवश्यक था कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा, ऑप्शन ए सही होगा। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। अब देखते हैं पृथ्वी की गतियों से संबंधित प्रश्न। पहला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं, इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अतः दोनों ही कथन सही हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? तो ये ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक उष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं।
पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। तो ये दक्षिण अयनांत के बारे में है और ये इसमें से दो कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तीसरा वाला गलत है, इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। इस प्रकार 1 और 2 सत्य है जबकि 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है ये गलत है। नेक्स्ट है विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। नेक्स्ट है लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 डेज। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय जोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। अब देखते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्न। पहला है भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं। तो भौतिक मानचित्र में 1, 2, 3, 4 को शामिल किया जाता है, पांचवा नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? इसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र उपर्युक्त सभी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम उपर्युक्त चारों होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से
किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुइयों को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यह दोनों ही कथन सत्य हैं। अब देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित प्रश्न। पहला है, जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो जल, बर्फ, जल वाष्प, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जयमंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं तथा यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा केटू गाडविन ऑस्टिन है जो समुद्र तल से 8,811 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए सही होगा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में इसे 11,033 मीटर भी दिया गया है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। यहाँ पर हमें महाद्वीपों का आकार के अनुसार बताना है तो इस प्रकार से सही ऑप्शन इसमें सी होगा। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल हैं तो इसमें यूराल पर्वत और यूराल नदी ये दोनों शामिल हैं, जूरा पर्वत नहीं है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरते हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त गुजरती है।
विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? इसे कहते हैं स्वेज नहर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 ईस्वी में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो ये पनामा में मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में देख रहे हैं। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। यहाँ पर सही पूछा है, ये पहला वाला गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। कथन एक असत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बाकी कथन सही है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो पहला वाला तो इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में केवल दूसरा वाला सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। पहला वाला गलत है। अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अतः कथन एक असत्य है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। इसलिए यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है। इस प्रकार कथन दो सत्य है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध स्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले आएगा इसमें प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, इसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। हम नीचे देख लेते हैं। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं? तो ये देखते हैं। पहला कथन है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर के बारे में है, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा गहरा है। तो यहीं से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। उपर्युक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, तो ये देख लेते हैं। कथन है इसमें, अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है, क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो यहाँ पर कथन जो दिया गया है ये सही है, लेकिन कारण गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा
प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट है कथन कारण है, जिसमें कथन है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। दिए गए युग्मों को सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सही होगा यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। प्रशांत महासागर संबंधित है, लगभग ये वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान दिखता है। हिंद महासागर ये त्रिभुजाकार आकृति का है और आर्कटिक महासागर ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो इसमें बी होगा। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के इस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो ये है समताप मंडल और आयन मंडल। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों, रेडियो सौंडे, रवि सौंडे, रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिए गए हैं दो, बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली। ऑप्शन यहाँ पर अरावली पर्वत। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। पर्वत एक ऐसा रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जैसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं ऐसे पर्वतों को कहा जाता है वलित पर्वत। ऑप्शन ए सही होगा। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित है। यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। वासजेस पर्वत फ्रांसोस पर्वत ये सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है ये भी सही है। फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है तो ये चौथा गलत है। दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। उत्तर अमेरिका का अप्लेसियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशों पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हॉस्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉन्स्टेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। माउना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रशांत महासागर में स्थित माउना किया पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है यानी 10,225 मीटर है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए तथा पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। विश्व के मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। समतल मैदान मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं अपर्दन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अब देखते हैं चैप्टर 7 हमारा देश भारत से संबंधित प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य। ऑप्शन ए सही होगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है।
पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है, तो ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। ये यहाँ पर सेम बातें हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरता है? ये भारत के किन राज्यों से गुजरता है? तो गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम सभी होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। कर्क रेखा देश के लगभग यानी कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो 7। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है। ये देश हैं चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये है बांग्लादेश। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? तो यहाँ पर होगा इसमें सिक्किम घिरा है और त्रिपुरा घिरा है। 3 और 4 दोनों होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। भारत के ऐसे कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो ये है 7। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये हम यहाँ देख लेते हैं। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ में। उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल, चीन के साथ। सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। असम की सीमा लगती है भूटान और म्यांमार के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। मिजोरम की सीमा लगती है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यह है नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। तापी नदी के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये गलत होगा दूसरा। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है, तो उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में है, तो तीसरा भी गलत है। केवल इसमें पहला सही होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी के दक्षिण में अवस्थित है, न कि उत्तर में। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? तो ये होगा उत्तर से दक्षिण पूछा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, तो पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए और बताना है कौन सा नदी इसमें से डेल्टा बनाती है, यानी कौन सी नदी इस तरफ यहाँ पूर्व की तरफ गिरती है, जो पश्चिम की तरफ गिरती है नदियां वो डेल्टा नहीं बनाती। ज्वार नदमुख बनाती है, जो पूर्व की तरफ गिरती है वो डेल्टा बनाती हैं। तो इसमें से वो नदियां होंगी महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये सभी नदियां पूर्व की तरफ गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां
समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो ये होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखते हैं चैप्टर 8 भारत जलवायु। भारत के अंतर्गत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित प्रश्नों को पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ये है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। कथन कारण दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। इसमें कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से ही होती है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन-कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो स्थान की स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, उच्चावच सभी कारक जिम्मेदार हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मासिनराम में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मासिनराम ये मेघालय में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में। तो चौथा वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वन वर्ष के अलग-अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े-बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े-बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है, बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रोजवुड महोगनी ये संबंधित है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। पीपल और नीम ये हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन से संबंधित। खैर और बबूल ये कटीली झाड़ियां हैं और पाइन और देवदार ये पर्वतीय वनस्पति हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं रोजवुड, महोगनी, आबनूस। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या फिर मानसून वन में पाए जाते हैं पीपल, नीम, शीशम, सागौन, साल आदि। कटीली झाड़ियों में उगते हैं खैर, बबूल, कैक्टस, कीकर आदि। पर्वतीय वनस्पति है पाइन, देवदार और चीड़ आदि।
मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा सत्य है। पहला कथन है, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो ये हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। जंगली बकरी हिम तेंदुआ आदि हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो ये कच्छ के रण में है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। अब देखते हैं देश और उनके निवासी भाग 1 से संबंधित प्रश्न। ये ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बाब एल मंदेब जल संधि। तो इसमें पहला और दूसरा होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है तथा भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? तो ये है स्वेज नहर, लाल सागर, बाब एल मंदेब जल संधि, मोजाम्बिक चैनल। तो ये चौथा वाला नहीं होगा, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर, स्वेज नहर एवं बाब एल मंदेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर के बारे में देखते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है तथा अरब के सिनई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज अवस्थित है। नेक्स्ट है बाब एल मंदेब जल संधि लाल सागर को अरब सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो यह है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। अफ्रीका लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। इस सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? तो ये है उत्तर पश्चिमी भाग। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ है। इसे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है तथा इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है। माउंट टॉबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। भूभ्रंश घाटियां धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां हैं। इसके दोनों किनारे दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला है। यह मलावी झील के दक्षिण में, उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है। इसलिए इसे महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? तो ये है विक्टोरिया झील। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह विषुववृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो यह है भूमध्य सागर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा।
नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है। श्वेत नील एवं नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें से सही होगा। अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियां पानी से भरी हैं जिन्हें झील कहते हैं। इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं जिनमें से एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पहली सुपीरियर झील है। नील नदी इसी विक्टोरिया झील से निकलती है। नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है, तो ये है जाम्बेजी नदी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। इस प्रकार का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ है धुआं जो गरजता है। इस प्रपात की चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। कथन कारण है जिसमें कथन है अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। तो यहाँ पर ए सही है, यानी कथन सही है और कारण गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। इसका कारण यह है कि ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। इसी कारण नाव एवं जलयान इन नदियों में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन इन नदियों के जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, तो ये है मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। अफ्रीका महाद्वीप अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ लगभग साल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली मृत घाटी में दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म स्थल माना गया है। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। अफ्रीका में विस्वती वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। अफ्रीका में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षावन कहते हैं। वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देता है और यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से काफी कम रहती है। इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति के नाम पर यहाँ ज्यादातर घास ही उगती है। लंबी और मोटी घास के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा, दक्षिणी मरुस्थल का नाम कालाहारी है। कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तरी तटीय प्रदेशों में, पूर्वी तटीय प्रदेशों में, दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। तो ये उत्तरी तटीय प्रदेशों में पाई जाती है और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही होगा। इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु न ज्यादा ठंडी होती है और न ही ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म। इस प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है
लिम्पोपो नदी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए डेलागुआ मापुतो की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ बांध है। इसका मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नील नदी पर स्थित है, नील नदी पर स्थित है अस्वान बांध, ज़ोम्बेजी नदी पर है करीबा बांध, नाइजर नदी पर स्थित है तो इस पर है केंजी बांध और नीली नदी पर स्थित है तो इस पर है सेन्नार बांध। इस प्रकार से जो सही ऑप्शन इसमें होगा वो सी होगा। ज़ोम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया की सीमा पर अवस्थित करीबा झील इसी बांध का एक जलाशय है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस पर अस्वान बांध का निर्माण किया गया है। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील अस्वान बांध का जलाशय है। नाइजीरिया की नाइजर नदी पर कैंची बांध बनाया गया है, जबकि सिन्नार बांध नील नदी की सहायक नदी नीली नील नदी पर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के कथन में बताना है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है। यह प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर है। यहाँ चलवासी जनजातियों पशुओं के बड़े-बड़े झुंड पालती हैं। इस कारण से सवाना प्रदेश पशुओं के लिए बहुत अनुकूल है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है। इससे यहाँ लोहे और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी है। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो ये कालाहारी मरुस्थल में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन जिसमें बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। किम्बरले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ये दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा इसमें। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। यह एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगती, अतः कथन एक सत्य है। हीरा भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। इस प्रकार दो सत्य है। यहाँ का जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। अफ्रीका में कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा काफी के समान ही लोकप्रिय पेय है। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट कोको का काफी मात्रा में निर्यात करते हैं, तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्षों से कोको प्राप्त होता है। कहवा काफी के समान कोको भी एक लोकप्रिय पेय है, इससे चॉकलेट भी बनती है। कैको के वृक्ष विस्वती निम्न भूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट, घाना और नाइजीरिया कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। घाना में ताको रादी, कुमासी और अक्रा के क्षेत्र में कोको त्रिभुज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोको की बहुत सघन खेती की जाती है। कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं। कोला के फलों से च्युइंगम भी बनते हैं। नेक्स्ट है जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो इसमें आपको गलत कथन बताना है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं, तो पहला वाला गलत है। इन द्वीपों में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है, दूसरा सही है। हमसे इसमें गलत पूछा है, तो केवल यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यानी केवल एक गलत है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है तथा ये द्वीप संसार के प्रमुख लौंग उत्पादकों में से एक है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, तो ये है स्वाहिली। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। हमारे देश की भांति यहाँ भी कई सौ भाषाएं बोली जाती हैं, अतः एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है जिससे वे
अपने प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सके तथा इसके अतिरिक्त वे फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतावली, अरबी और स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं। यहाँ स्वाहिली भाषा को बोलने एवं समझने वाले अनेक लोग हैं। सर्व सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। अफ्रीका में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई और सर्वात्मवादी हैं। सर्वात्मवाद कई जनजातियों का धर्म है। यह प्रकृति, प्रेम और आदर पर आधारित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग में कौन-कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया ये सभी देश शामिल हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। अफ्रीका का सींग पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चलती हैं, जिन्हें हर मट्टन कहते हैं। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषवती जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। नाइजर नाइजीरिया की प्रमुख नदी है। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। दूसरा वाला असत्य है। नाइजीरिया के तटीय भागों में विषवती जलवायु पाई जाती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चला करती हैं। इन हवाओं को हर मट्टन कहते हैं। तीसरा सत्य है। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ का वृक्ष विषवती जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। इस पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं। फलों के बीज और गूदे से तेल निकाला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो यह है मिस्र। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। मिस्र नील नदी के जीवन दायिनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देशों में से एक है। इसी कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को खमसिन कहते हैं? तो यह है मिस्र में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला है, इसलिए मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल है। इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें खमसिन कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन बताना है इसमें से। 1 मिनट में करेक्ट कर दूं। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है, यानी कौन सा कथन गलत है। पहला है दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। तो ये तीसरा वाला गलत है। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को विल्ड कहा जाता है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो ये सी वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। इस पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला फैली है। दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं, इसे विल्ड कहते हैं। यह डच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा इसमें से कथन सही है। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। ऑरेंज और वाल नदियां ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती हैं। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।
दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती है। वर्षा की मात्रा से दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, किंतु दक्षिण तटीय प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। सिर्फ उत्तरी मध्य भाग में वेल्ट प्रदेश की भूमि उपजाऊ है तथा प्रदेश के पश्चिमी भाग के बहुत बड़े हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती, अतः यह एक सूखा प्रदेश है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है तथा इन पर्वतों से ऑरेंज और वाल नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। जोहान्सबर्ग स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में। पोर्ट सईद स्थित है, तो ये स्थित है मिस्र में। इबादान ये स्थित है नाइजीरिया में और नैरोबी ये केन्या से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह एक व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र है। मिस्र का पोर्ट सईद बर सईद सुएज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इबादान नाइजीरिया का एक प्रमुख नगर और व्यापारिक केंद्र है। नैरोबी ये केन्या की राजधानी है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं? तो इसमें दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली व इतावली भाषा की जननी लैटिन को माना जाता है। नीचे दिए गए दक्षिणी अमेरिका के देशों पर विचार करके बताना है, इनमें से कौन से देश स्थलरुद्ध देश हैं? तो अर्जेंटीना, बोलिविया, सूरीनाम, पराग्वे, गुआना में से जो स्थलरुद्ध देश दक्षिण अमेरिका देश के देश हैं, ये होगा इसमें पराग्वे है और बोलिविया। तो दूसरा और तीसरा होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो ये इंडीज, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन इसमें से गलत है। इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, तो पहला वाला गलत है। इंडीज नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। इंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। पेंटागोनिया इंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। तो पहला वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। इंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन वलित पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के दो विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण धरातल में वलय मोड़ पड़ गए, इसलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। अकांकागुआ इंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। इंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। इनमें से कुछ सक्रिय है और अन्य प्रसुप्त या मृत हैं। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफी सामान्य बात है। पैटागोनिया इंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। पैटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे भागों में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो यह है माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। दिए गए विकल्पों में से इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान इंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान इंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सत्य है। इंडीज पर्वत
अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पम्पास है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े-बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहा जाता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है। अकांकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम घास भूमि पम्पास है। पम्पास गहरी बारीक मिट्टी से बना है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। हजारों सालों से धूल भरी आंधियां पश्चिम के सूखे क्षेत्रों से चट्टानों के बारीक कण लाकर परत के ऊपर परत के रूप में बिछाती रही हैं, जिन्हें लोएस कहते हैं। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की मूल घास कम पौष्टिक थी, अतः उसके स्थान पर अल्फाल्फा और दूसरी घास यूरोप से लाकर लगाई गई है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े-बड़े चारागाही फर्मों में पाला जाता है। इन फर्मों का प्रबंधन बड़े-बड़े कारखानों की तरह किया जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहा जाता है। गाउचो यूरोपी तथा अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिल्वास ये अमेजन नदी की द्रोणी के बहु विषुवती वर्षा वन होते हैं, तो ए का यहाँ पर 4 होगा। लानोस ये ओरिनोको नदी द्रोणी के घास के मैदान हैं। ग्रान चाको ये अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियां हैं और पंपास उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन और घास होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान करिएगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, जो संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहा कर ले जाती है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत वृत्त के निकट स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवती है, इसलिए यहाँ विषुवती वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम सिल्वास है। अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार की जलवायु कटिबंध है। ये घास भूमि प्रदेश हैं। उत्तर में ओरिनिको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेशों का स्थानीय नाम लानोस है तथा दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में इन्हें कैंपोस कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु सूखी रहती है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यह प्रदेश घने वनों और घासों से ढका रहता है। स्थानीय लोग इन प्रदेशों को ग्रान चाको कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे के समशीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, जहाँ की दशाएं गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्विकमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। तो ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली संसार में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की जायरे द्रोणी है। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में बहुसंपन्न है। यहाँ विस्तृत वन है जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव रहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के अधिकतम वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इन वनों में वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है, अतः कथन एक सत्य है। ब्राजील में ताड़ जाति का वृक्ष कार्नोबा पाया जाता है। इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। इस मोम का उपयोग जूतों की पालिश, मोमबत्ती बनाने तथा फर्नीचर की पालिश के लिए किया जाता है। इस प्रकार कथन दो सत्य है। अमेजन नदी द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है, लेकिन
अब संसार के दूसरे भागों में जैसे मलेशिया में रबड़ के बड़े-बड़े बाग लगाए गए हैं, जिस कारण इन बागों से प्राप्त सस्ती रबड़ की तुलना में अमेज़न की रबड़ महँगी पड़ती है। इस प्रकार जो कथन 3 दिया गया है इसमें वो असत्य है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सत्य है, बाकी असत्य हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के वृक्षों और एवं उनसे प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में यहाँ पे सूची दी गई है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में वृक्ष दिए गए हैं, सूची 2 में उत्पाद हैं। तो सिनकोना के वृक्ष से कुनैन औषधि बनती है, चिकिल से च्युइंगम, एरबा से बनाया जाता है चाय की पत्तियों के सामान और क्वेबेक्रो से टैनिल टैनिक अम्ल। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वो बी होगा। आप मिलान कर लीजिए। इसे हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। ब्राजील के वनों में पाए जाने वाले सिनकोना वृक्ष की साल से कुनैन तैयार किया जाता है। यह मलेरिया बुखार के लिए दवा के रूप में उपयोग होता है। चिकिल के पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है। एरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। क्वेब्रेको ग्रान चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है। इस पेड़ के नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है तथा इस वृक्ष से टैनिक अम्ल निकाला जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा शोधन में होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना कहते हैं? तो ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलाने के वन हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। इससे कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? तो इसे कोंडोर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। दक्षिण अमेरिका विशेषतः अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वन्य जीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कोंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है जो दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी जैसा है। नीचे कथन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से उपर्युक्त विशेषताएं किस जीव के संदर्भ में दी गई हैं। तो यहाँ पे ये 4 जीव दिए गए हैं। ये देख सकते हैं 4 जीव ही से हम देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। यह लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो ये लामा के बारे में बातें लिखी गई हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। ऊपर दी गई विशेषताएं लामा के संदर्भ में है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक विचित्र जीव है। यह जानवर ऊंट प्रजाति का है जो इंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। गुआनाको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। एंट ईटर तथा अर्मेजिलो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों में से बचे रह गए हैं। प्यूमा सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है जो चीते से भी अधिक बलवान होता है। जैगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों जानवर पेड़ों पर भी रहते हैं। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनम भागों में होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना एवं चिली में है। तो यहाँ पर पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। दक्षिण अमेरिका में विशाल घास के मैदान हैं। इन पर बड़ी संख्या में भेड़ों, बकरियों तथा अन्य पशुओं को मुख्यतः ऊन एवं मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनम भागों में होता है। देश इन देशों की खास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व कम थे, इसलिए उसके स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा नामक घास लाई गई है। अल्फाल्फा एक फलीदार पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है तथा मिट्टी के उपजाऊपन को भी बनाए रखता है। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में हैं। मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस का प्रसंस्करण अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। एक तरफ यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में विभिन्न देश एवं खनिज संसाधन दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। एक तरफ देश है, एक तरफ खनिज संसाधन है। तो ये हम देख लेते हैं, आप इनका मिलान स्वयं भी करिएगा। ब्राजील समय संबंधित है। ब्राजील में खनिज ब्राजील में लौह अयस्क होता है। मैं यहाँ पर इसे एडिट करके फिर से बता रही हूँ आपको। ब्राजील संबंधित है यहाँ पर लौह अयस्क से।
बोलिविया संबंधित है, तो ये संबंधित है टिन से। चिली में तांबा होता है और वेनेजुएला में खनिज। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। चिली के बारे में हम ऊपर कई बार देख भी चुके हैं। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार हैं। ब्राजील के लौह अयस्क भंडार विश्व के बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक हैं। चिली विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बोलिविया में बड़े पैमाने पर टिन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला और त्रिनिदाद तथा टोबैगो द्वीपों में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। त्रिनिदाद में तारकोल भी मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार है, जिसका उपयोग खाद तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चिली का नाइट्रेट उत्पादक देशों में प्रमुख स्थान है। पेरू के तट पर गुआनो द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीपों में बड़ी संख्या में गुआनो पक्षी रहते हैं, जिनका जीवन पूर्णतया मछलियों पर निर्भर है। ऐसा अनुमान है कि ये पक्षी आसपास के सागरों से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियों को खाते हैं। आसपास के लोग इन पक्षियों के मल मूत्र को विभिन्न फसलों के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्राकृतिक खाद में वे सभी तत्व हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं, तो ये ब्राजील में कहवा के बागानों को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ब्राजील में कहवा के पौधों का रोपण बड़े-बड़े खेतों में किया जाता है। इन्हें फजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है, जिसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े फजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हजार मजदूरों की आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों की ढलानों पर उगाया जाता है, जिसके लिए काफी वर्षा एवं ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ये है सेंटोस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ब्राजील का सेंटोस विश्व स्तर पर कॉफी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं। ब्राजील का साओ पोलो दक्षिण अमेरिका में कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया। साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफी रेल कहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग कॉफी को लाने के लिए होता है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन सी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है, अर्थात यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है, यहाँ महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया को मुख्यतः 3 भौतिक भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा पूर्वी उच्च भूमि। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। तो इसमें पहला कथन है, पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट और छोटी-छोटी झाड़ियों से ढका है। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा है ये दोनों तो सही हैं। यह पठार एक नवीनतम पठार है, जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है। तो ये तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा है तो तीसरा वाला गलत है और ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भारत के दक्कन के पठार की भांति पुरानी चट्टानों से बना है। यहाँ अनेक खनिजों के बड़े भंडार हैं। लौह अयस्क और सोना यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में
कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है जिस कारण यहाँ कई नदियों के उद्गम स्रोत हैं। तो इसमें केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है। सौभाग्य से कुछ जल उत्स्रुत कूपों से मिल जाता है। ये कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कूपों से पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं? तो ये मर्रे है और डार्लिंग पहला और दूसरा होगा। बराक और टिग्रिस नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए होगा। मर्रे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। इन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तर में ये चौड़ी तथा कम ऊंची है, किंतु दक्षिण में ये सकरी और ऊंची है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। मर्रे एवं डार्लिंग नदियों के ध्रुवों अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदी द्रोणियां हैं जिनमें मर्रे एवं डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर बहती हैं। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। इनमें से अधिकतर नदियां अंतः स्थलीय झीलों में गिरती हैं। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ प्रशांत महासागर में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से होता है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का काफी तेजी के साथ क्षय हो रहा है। कथन कार्ड दिया गया है जिसमें कथन है ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। तो यहाँ पर ए एवं आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में पवन समुद्र की ओर से चलती है। परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली इन पवनों के लिए रुकावट है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम होती जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती। अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थलों की तरह जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें डाउन्स कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियां दो प्रकार की हैं, उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सामान्य वृक्ष ये यूकेलिप्टिस, ये सही है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां डाउन्स, ये बी वाला यहाँ पर गलत है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रूस है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, सही सुमेलित है। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। यूकेलिप्टिस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सामान्य वृक्ष है और इन्हें प्रायः गमगोंद वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास भूमियां उत्तर में फैली है तथा इन्हें सवाना कहते हैं। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, अतः दूसरा युग्म गलत है।
ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्ट ब्रूस और मुल्गा है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कलगुरली सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। अब देखते हैं अंटार्कटिका से संबंधित प्रश्नों को। पहला है किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो यह है अंटार्कटिका। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अंटार्कटिका आकार में बड़ा जरूर है लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज्यादा लाभ नहीं दे सकता, परंतु यह पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। साथ ही संसार का यही अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है। तो ये दूसरा वाला गलत है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता तथा शीत ऋतु में सूर्य कभी उदय नहीं होता। तो ये जो गलत है ये बी वाला होगा, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग ऊबड़-खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ का समुद्र तट खड़े ढाल वाला है। यहाँ तटीय मैदान नाम मात्र को भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। तो ये लाइकेन और मास, केवल पहला और दूसरा, ओक और पाइन नहीं है, पहला और दूसरा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। लाइकेन और मास अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति पर बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सागरों में जीवों की बहुतायत है। पेंगुइन, समुद्री पक्षी तथा सील यहाँ बड़ी संख्या में हैं। सागरों में व्हेल भी पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। तो इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी महासागर है। यह एक ठंडा महासागर है। इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है। संसार में सबसे कम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस इस महाद्वीप में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु में अंकित किया गया। ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्लास 6 से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान एवं हमारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। इस बुक में दिए गए सभी टॉपिक को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से एक साथ देख सकते हैं।